नमस्कार साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ना संविधान के संशोधनों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों संविधान के प्रमुख संशोधन जो भी हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझ रहे हैं? उनको समझने का उनको प्रयास करेंगे हम लोग। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। दोस्तों इस तरह से आप लोग एक तालिका बना लीजिए, ठीक है? जैसे कि ये तालिका बनी हुई है, ऐसा आप तालिका बना लीजिए और फिर हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, साथ में लिखते रहेंगे, ठीक है जी। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग 52वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये पार्ट 2 है। ये संविधान संशोधन का पार्ट 2 है। पहला पार्ट हमने पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, ठीक है? इस वीडियो की लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग देख लेना, ठीक है? देखिए आइए हम लोग पार्ट 2 शुरू करते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों पार्ट 2, ठीक है? देखिए दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन की बातें करें तो ये 1985 में हुआ था। दोस्तों ये कब हुआ था? 1985 में हुआ था। इसमें दोस्तों 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल कानून बनाया गया था। दोस्तों ये जो 52वां संविधान संशोधन है ये 1985 में हुआ था, ठीक है? और इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। आपने अनुसूची तो पढ़ी होगी ना? जी हाँ, मैंने उसको पढ़ाया है। आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक है? फिर आपको अनुसूचियों के बारे में पता चलेगा। दोस्तों ऐसे आपको बता दें तो अभी हमारे संविधान में सिर्फ 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं दोस्तों? 12 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है, ठीक है? इसमें से एक 10वीं अनुसूची है जिसमें दल बदल कानून के बारे में बताया गया है, या दल बदल कानून बनाया गया है, इसका वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है? इसमें दोस्तों क्या होता था कि जब 1985 से पहले बहुत छोटे छोटे मतलब दल हुआ करते थे। दल यानी कि जो हम लोगों की ये, अरे दल मतलब यार यही पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां, उनको दल कहते हैं ना। छोटे छोटे दल हुआ करते थे। तो वो क्या होते थे कि चुनाव के टाइम दोस्तों वो लोग इस दल से उस दल में गए, इस दल से उस दल में गए। तो वो इस तरह से करके क्या होता था कि कोई भी सरकार को वो स्थिर नहीं रहने देते थे। मान लीजिए कि आज मेरी सरकार में कुछ दल दल मिलके आज हमारी सरकार को बनाया, ठीक है? कोई दल गुस्सा हो गया कि भैया हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे, तो क्या हुआ? सरकार गिर जाएगी। तो इस तरह से बहुत चल रहा था, सरकारें गिर रही थी, सरकारें स्टेबल नहीं हो रही थी 5 सालों के लिए। तो क्या हुआ दोस्तों, इसमें कानून बनाया गया, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें एक कानून बनाया गया कि देखिए आप दल बदल सरकार बनने से पहले करिए, ठीक है? सरकार बनने के बाद अपना दल बदल मत करिए, ठीक है? इसमें ये बताया गया है। समझ गए आप लोग? अब देखिए दोस्तों 56वां संशोधन क्या कहता है दोस्तों? 56वां संशोधन दोस्तों 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। और इसमें दोस्तों बताया गया कि गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। 25वां राज्य जो गोवा है दोस्तों, वो हमारे राज्य का 25वां राज्य इसको बनाया गया, ठीक है? गोवा को, ठीक है? और आप लोग दोस्तों ये भी एक बात ये बता दें कि जो गोवा है, जो गोवा राज्य है, ये हिंदुस्तान का, ये अपने भारत का सबसे छोटा राज्य है। समझिए, तो ये क्या है? सबसे छोटा राज्य। और सबसे बड़े राज्य की हम लोग बात करें तो वो कौन है दोस्तों? तो हमारा राजस्थान है, जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है? तो आप लोग इसको भी याद करिए, कई बार पूछ लिया जाता है। जब सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हुआ। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग देखें तो सबसे बड़ा राज्य कौन होगा? तो वो अपना उत्तर प्रदेश हुआ, ठीक है? जानते हैं कितनी जनसंख्या है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग 61वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे, जो कि 1989 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1989 में हुआ था। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। और इसमें दोस्तों मतदान की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। देखिए जब अपना देश आज़ाद हुआ था ना, तो क्या था दोस्तों कि जो मतदान यानी कि जो मत देने की जो आयु थी हम लोगों, वो कितनी थी? 21 साल थी। जी हाँ, ये पहले 21 साल थी। फिर इसको दोस्तों कब हुआ? 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 1989 में किया गया। और इसके द्वारा जो 21 साल थी दोस्तों, 21 साल जो थी उसको घटा करके कितना कर दिया गया? तो 18 वर्ष दोस्तों कर दिया गया, ठीक है? समझ गए आप लोग? ये है 61वां हम लोगों ने पढ़ा। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों 69वां
संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? तो ये 1991 में हुआ था, 69वां संविधान संशोधन। और दोस्तों इसमें देखिए क्या बताया गया कि दिल्ली को राष्ट्रीय क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली में विधानसभा व मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरी पहले थी। इस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को अर्ध राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, जब अर्ध राज्य का दोस्तों दर्जा दिया गया तो उसमें विधानसभा बनाई गई। ठीक है, विधानसभाएं इसमें फिर शुरुआत हुई, पहले विधानसभा वगैरह नहीं होती थी और यहाँ के जो सीएम हैं वो नहीं होते थे। इस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 1991 संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को अर्धराज्य का दर्जा मिला। ठीक है, और दिल्ली को राजधानी क्षेत्र बनाया गया, भारत का राजधानी क्षेत्र से घोषित किया गया। ठीक है, और यहाँ पे विधानसभा का गठन किया गया, और जब विधानसभा होंगे तो मंत्रिपरिषद होंगे, और जब मंत्रिपरिषद होंगे तो अपना उनका सीएम भी होगा अपना, तो केजरीवाल जी सीएम बने। ठीक है, अब नहीं बने, मतलब अब बने हैं, मगर पहले भी यहाँ तभी से मतलब सीएम बनना शुरू हो गया। कब से? 1991 से। ठीक है, समझ गए आप लोग यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए दोस्तों 73वां संविधान संशोधन हम लोग पढ़ेंगे, 73वां और ये 74वां दोस्तों। ठीक है, देखिए 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, और इसमें दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब आप लोगों को मैं ये थोड़ा बता दूं, ब्रीफ कर दूं दोस्तों, कि ये जो है हम लोगों का पंचायती राज व्यवस्था, आप लोग पंचायती राज व्यवस्था तो जानते हैं कि ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश की है। त्रिस्तरीय दोस्तों, क्या? तीन स्तरीय क्या है दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति, जीबी के राय मेहता समिति, ठीक है, उसके बाद में एक सिंधी समिति है। ठीक है, उसका पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, सिंधी समिति है, जिन्होंने अपनी डिफरेंट प्रकार की अपनी रिपोर्ट दी, और उन्होंने ये बताया कि हाँ देश में पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, और इसको हम लोग दोस्तों किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? आर्टिकल 40 के अंतर्गत। आर्टिकल 40 क्या है दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग आर्टिकल 40 के तहत हम लोग पढ़ते हैं, और ये किसका हिस्सा है दोस्तों? तो ये है डीपीएसपी। डीपीएसपी आप लोग जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं दोस्तों। डीपीएसपी को दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ठीक है, और इसका मतलब तो आप लोग जानते हैं कि डीपीएसपी के अंतर्गत जितने भी आर्टिकल हैं, जो भी बातें हैं, इनको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये कोर्ट में इनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, समझ गए आप लोग? हाँ, तो देखिए जो हम लोग को दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था है वो कितनी है? 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अपने डिफरेंट जो समितियां थी उन्होंने रिपोर्ट दिया था और बताया था कि हाँ पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक पंचायती राज व्यवस्था है, और उसी में दोस्तों एक नगर वाली व्यवस्था है, जो आप लोग जानते हैं नगर निकाय चुनाव होते हैं जिसमें सभासद, चेयरमैन वगैरह चुने जाते हैं। जानते हैं ना? हाँ जानते होंगे यार। और उसके बाद में जो गांव में होता है, जो ग्राम पंचायत के होते हैं, उसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक दोस्तों हम लोग अपने मुखिया को चुनते हैं, प्रधान को चुनते हैं, एक फिर जिला पंचायत को चुनते हैं। जिला पंचायत किसे चुनते हैं? जिला पंचायत अपने अध्यक्ष को चुनते हैं। उसके बाद में दोस्तों एक बीडीसी वाले होते हैं जो अपने प्रमुख को चुनते हैं, और इस तरह से विकास कार्यों को किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के दोस्तों बात करती हैं। नंबर 1 हो गया, नंबर 2, नंबर 3 मुखिया हो गया दोस्तों। फिर ये हो गया दोस्तों प्रमुख, इसमें प्रमुख चुनते हैं। ठीक है, बीडीसी वाले। फिर अध्यक्ष चुनते हैं, इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं इसके द्वारा। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसमें देखिए हम लोग पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा
दे दिया गया। ठीक है, जो भी कमेटियां थी इनके कहने पर। इसके बाद में दोस्तों और आप लोग ये जान लीजिए कि जो पंचायती राज व्यवस्था वो दुनिया में ऐसा एक अकेला भारत है जहाँ पर ये पंचायती राज व्यवस्था लागू है, और जहाँ पे मतलब ये प्रधानी, जिला पंचायत और प्रमुखी और जो और नगर की बातें करें तो चेयरमैन सभासद के इलेक्शन होते हैं, और ऐसा किसी देशों में नहीं होता है। ठीक है, ये अपना अकेला भारत देश है, इकलौता भारत देश है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और दोस्तों इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगर आपने अनुसूचियाँ जो मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ा तो पढ़िए, जरूर से जरूर पढ़िए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें दोस्तों 29 कार्य क्षेत्र दिए गए। किसे? 3 स्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव के लिए कितने? 29 कार्य क्षेत्र उसको उनको दिए गए। ठीक है, किसके लिए दोस्तों? ग्राम पंचायत के लिए। ठीक है, और इसी में दोस्तों मैं बता दूं आपको कि पार्ट 9 इसी में जोड़ा गया था। 1952 के संविधान संशोधन में दोस्तों पार्ट 9 भी जोड़ा गया, और इसमें आर्टिकल 243 से 243 ओ तक हम लोग इसका अध्ययन इसमें करते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल जब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों तो हमारे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम लोग सब अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हाँ। अब दोस्तों यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब लोग 74वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन में भी यही बताया गया। इसमें दोस्तों 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि क्या है? नगर पंचायत चुनाव। आप लोग नगर पंचायत चुनाव जानते हैं ना, सभासद और और अध्यक्ष को अपने चुनते हैं, तो वही हो गया दोस्तों। और उसके लिए दोस्तों कितना? 18 कार्य क्षेत्र उनके लिए डिसाइड किए गए। इनको 18 कार्य क्षेत्र दिए गए। और उसके बाद में दोस्तों इसमें भी पार्ट 9 जोड़ा गया, या इसमें भी पार्ट 9 जोड़ा गया था। और इसमें भी हम लोग आर्टिकल 24(3) से 24(3) तक हम लोग इसमें इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों यहाँ तक 74वें संविधान संशोधन तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ। अब हम लोग आगे दोस्तों पढ़ते हैं, जो कि 86वां संविधान संशोधन है। इस तरह से दोस्तों लग जाएगा बहुत टाइम। तो देखिए दोस्तों 84वां संविधान संशोधन हम लोग पढ़ेंगे, जो कब हुआ था? 2001 में हुआ था। 84वां संविधान संशोधन दोस्तों 2001 में हुआ था। और इसमें बताया गया दोस्तों 2026 तक इसमें कानून बनाया गया कि 2026 तक लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा कहाँ होती है? पार्लियामेंट में होती है। विधानसभा कहाँ होती है? राज्यों के विधानमंडल में विधानसभाएं होती हैं। ठीक है, इसमें ये बताया गया कि लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं, जो वहाँ की टोटल जो मेंबर हैं या उनकी जो सीटें हैं, उनकी सीटों को फिक्स किया गया 2026 तक, कि जो इनकी सीटें हैं 2026 तक कोई बदलाव नहीं होगा, जो हैं वो 2026 तक रहेंगी। इसके बाद में कोई बदलाव होगा। ठीक है, तो इसमें ये बात कही गई। और इसमें अगर हम लोग बात कर लें दोस्तों कि लोकसभा में, अभी लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो वो हैं 545। ठीक है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545। अगर राज्यसभा की बात करें तो दोस्तों राज्यसभा में 250 सीटें हैं। ठीक है, यानी कि 545 सीटें लोकसभा की हैं और राज्यसभा में 250 सीटें हैं। ठीक है, और विधानसभाओं की अपनी अपनी अलग होती हैं। उत्तर प्रदेश की अलग है, बिहार की अलग है, दिल्ली की अलग है, और छत्तीसगढ़ की अलग है। मतलब जितने भी राज्य हैं उनकी अलग अलग होती हैं। ठीक है, मगर ये दोनों फिक्स हैं, और मगर जो भी होती है वो फिक्स होती है। तो इसी में बताया गया है कि आप इसमें 2026 से पहले कोई बदलाव नहीं कर सकता, कोई भी राज्य नहीं कर सकता है, 2026 के बाद होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे 86वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 2002 में। दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, और इसमें आर्टिकल 21 का जोड़ा गया। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हम लोग दोस्तों क्या पढ़ते हैं?
फंडामेंटल राइट, यानी कि ये हमारे मूल अधिकारों के अंतर्गत हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, मूल अधिकार हैं ये हम लोगों के। तो इसी में दोस्तों मूल अधिकार ऐड किया गया 21 का, यानी कि 12 से 35 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो हमारे मूल अधिकार हैं। इतना आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, और यहाँ तक समझ लिया। अब इसमें दोस्तों 66वां संविधान किया गया 2002 में, और इसमें आर्टिकल 21 का जोड़ दिया गया। इसी में आर्टिकल 21 का जोड़ दिया गया, और इसमें बताया गया कि 6 से दोस्तों, यहाँ 4 नहीं 14, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, उनके लिए फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ की व्यवस्था कौन कराएगी? तो स्टेट गवर्नमेंट कराएगी। तो इसमें क्या क्या कहा गया दोस्तों? फ्री एजुकेशन एंड फ्री हेल्थ। फ्री हेल्थ कौन कराएगा दोस्तों? स्टेट गवर्नमेंट कराएगी, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, समझ गए यहाँ तक आप लोग? जी हाँ। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 21 का क्या है? एक हमारे मूल अधिकार का हिस्सा है, उसका एक उसका एक आर्टिकल है। ठीक है, और इसमें बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री हेल्थ और फ्री शिक्षा की व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट कराएगी। ठीक है, ये उन बच्चों का मूल अधिकार है। ठीक है, और आप लोग मूल अधिकार को जानते हैं कि ये मूल अधिकार कोर्ट में इन्फोर्सेबल है। हम लोग इनके जब कोई हनन करता है तो हम लोग इनके लिए कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में दोस्तों इसी में 66वें संविधान 2002 में, इसमें दोस्तों आर्टिकल 45 में करेक्शन यानी कि बदलाव किया गया, संशोधन किया गया, और इसमें बताया गया, देखिए अभी तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ की व्यवस्था बताई गई थी। और इसमें दोस्तों बताया गया कि जो पैदा होते हैं बच्चे, जो बच्चे जन्म लेते हैं और 6 वर्ष तक, उनकी फिर देखभाल कौन करेगा? तो इसको दोस्तों बताया गया कि देखिए भैया, ये कहाँ है? डीपीएसपी के अंतर्गत हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। और इसमें बताया गया कि जब बच्चे जन्म लेते हैं उससे 6 वर्ष तक कौन? राज्य। उनका मतलब फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ की व्यवस्था कौन कराएगा? राज्य कराएगा। बट डीपीएसपी का मतलब दोस्तों यही होता है कि वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होते, आप उन पर अपनी याचिका दायर नहीं कर सकते उनके खिलाफ। ठीक है, और ये डीपीएसपी का मतलब राज्य अगर चाहे तो फ्री हेल्थ और फ्री एजुकेशन दे सकता है, अगर ना चाहे तो नहीं दे सकता। ठीक है, उस पर उसको आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, आप उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और फिर आर्टिकल 51 का 51A, ठीक है, 51A क्या है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं तो कुछ कर्तव्य भी दिए हैं। ठीक है, इसी में दोस्तों हम लोग 11वां कर्तव्य, इसमें दोस्तों 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। पहले 10 थे, अब इसमें इस संशोधन के द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ दिया गया, और इसमें बताया गया कि माता पिता का दोस्तों ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। जो बच्चे 10 साल से कम हैं उन्हें माता पिता का अधिकार है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। अब दोस्तों हम लोग 92 यानी कि 92 हम लोग दोस्तों संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन की बात करेंगे, जो कि 2003 में हुआ था। ठीक है, और इसमें दोस्तों अनुसूची 8 जोड़ी गई। हाँ देखिए, अनुसूची 8 पहले से थी, इसमें बदलाव किया गया। ठीक है, इसमें बदलाव किया गया, और आप लोग अनुसूची के बारे में जानते हैं 8, इसमें दोस्तों भाषा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसमें 4 भाषा ऐड कर दी गई। देखिए 4 भाषाएं वो कौन सी थी? बोडो, डोगरी और मैथिली। इसके बाद में दोस्तों संथाली। ये 4 भाषाएं दोस्तों ऐसी थी जिन्हें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन 2003 में इसको जोड़ा गया, अनुसूची 8 में जोड़ा गया। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तब कुल ये 4 भाषाओं को जोड़कर दोस्तों कुल 22 भाषाएं हम लोगों की हुई। दोस्तों कुल कितनी भाषाएं हुई? 22 भाषाएं हुई। यदि अब आपसे कोई पूछे कि अपने देश में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, जिनको स्वीकृति मिली हुई है संविधान से। और वो 22 भाषाएं दोस्तों कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं, साथ में आए। देखिए दोस्तों 22 भाषाएं हमारी हैं। नंबर 1 हिंदी, असमिया, गुजराती, पंजाबी, नेपाली, मराठी,
मलयालम, सिंधी, नहीं यार मैं गलत पढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस तरह से पढ़ेंगे तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। देखिए, असमिया, हिंदी, पंजाबी, नेपाली, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकण, ठीक है, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हमारी तमिल, तेलुगु, उर्दू, उड़िया, ठीक है, इतनी हो गई। इसके बाद में सिंधी, संस्कृत, संथाली, इसके बाद में दोस्तों आया बोडो और डोगरी। ये मिला के दोस्तों हमारी कितनी 22 भाषाएं हो गई, ठीक है, 22 भाषाएं हो गई। तो अब कितनी 22 भाषाएं हैं। अब दोस्तों 100वां संविधान संशोधन देख लेते हैं, जो कि 2005 में हुआ था। अभी ये लेटेस्ट है, ठीक है, 100वां संविधान संशोधन। उसमें दोस्तों भूमि हस्तांतरण की बात कही गई हो, भूमि हस्तांतरण पॉलिसी इसमें है, ठीक है। वो क्या है दोस्तों कि बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि हस्तांतरण की जो पॉलिसी है इसके अंतर्गत इसमें रखा गया है। किसमें दोस्तों 100वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 2015 में हुआ था, ठीक है। इसमें दोस्तों ये बताया गया कि जो कुछ हिस्से भारत के जो बांग्लादेश में थे और जो बांग्लादेश के कुछ हिस्से हमारे इंडिया में थे, तो इसमें दोस्तों इस संविधान संशोधन के द्वारा जो भारत में थे बांग्लादेश की ज़मीनें तो उनको दे दिया गया, और जो भारत की ज़मीनें थी बांग्लादेश में वो किसमें? हिंदुस्तान में मिला लिया गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने दोस्तों पढ़ लिया। इसके बाद में इसको हम साफ करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे कि थोड़ा टाइम लग जाता है हम लोगों का। तो देखिए दोस्तों, हम लोग 101 की बात कर लेते हैं, संविधान संशोधन 101 की बात कर लेते हैं। और ये कब हुआ था? तो 2007 में हुआ था, ठीक है। 101 कब हुआ था? 2007 में हुआ था। और इसमें दोस्तों जीएसटी को जोड़ा गया। जानते हैं लोग, आप लोग जीएसटी? हाँ जानते हैं कि गुड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है, जिसको दोस्तों 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और ये कब हुआ था? 2017 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों 103वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये अभी लेटेस्ट है, अभी 2019 में हुआ था। इसके बाद में अभी तक कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ है, ठीक है। 103 हुआ था कब? 2019 में हुआ था दोस्तों। और इसमें आर्टिकल 16A यानी कि आर्टिकल जो 16 है ना, उसमें संशोधन किया गया। और उसमें संशोधन करके, और ये आर्टिकल 16 आप लोग जानते हैं कि ये मूल अधिकार का हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों बताया गया कि 10% आरक्षण दिया गया। दोस्तों इसमें 10% आरक्षण दिया गया, किससे? उन सभी बच्चों को, उन सभी कैंडिडेट्स को जो कि लोक नियोजन के क्षेत्र में आना चाहते हैं, यानी कि जो कुछ नौकरियां वगैरह हैं, तो उसमें 10% की का मतलब आरक्षण दिया गया। किसके लिए दोस्तों? वो सभी लोगों के लिए। देखिए SC ST के लिए देखिए तो पहले से ही है रिजर्वेशन, आप लोग जानते हैं। तो इसमें दोस्तों OBC और जर्नल वालों को भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। इसमें दोस्तों OBC और OBC होगा, ठीक है दोस्तों। SC ST OBC जर्नल, इसमें मतलब सभी को 10% आरक्षण देने की बात कही गई। इसमें कानून बनाया गया। और किसके लिए? जिनकी, ये क्राइटेरिया है दोस्तों एक, कि जिनकी जो आर्थिक स्थिति है, जो सरकार के जो क्राइटेरिया है, अगर वहाँ तक पहुँच रही हैं, ठीक है, तो 10% का रिजर्वेशन सभी को मिलेगा, वो चाहे OBC हो जर्नल हो। SC ST को तो पहले से ही मिलता है, उनके लिए कोई भी क्राइटेरिया अभी तक नहीं है डिसाइड, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक जानेंगे 16A बनाया गया और 10% रिजर्वेशन उसमें दिया गया है, ठीक है, लोक नियोजन के क्षेत्र में, यानी कि नौकरियों के क्षेत्र में। और 16 की बात कर लें दोस्तों, तो 16 यही है, लोक नियोजन की समानता की बात करता है दोस्तों। 16 किसकी बात करता है? लोक नियोजन की समानता, यानी कि सरकारी क्षेत्रों में, सरकारी नौकरियों में सभी लोग समान हैं, समानता की बात करता है, ठीक है। सभी लोग नौकरी करें, ये नहीं कि सिर्फ OBC ST वाले करेंगे, सभी लोग करें, ठीक है। और इसी में भी दोस्तों रिजर्वेशन की बात कही गई कि यदि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो और वो सरकार के जो क्राइटेरिया उसको यदि फॉलो कर रहे हैं और उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो उनको 10% का आरक्षण मिलेगा, वो चाहे SC हो, ST हो, OBC जनरल हो, कोई भी हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, बताइए कैसा लगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।